हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है चंद्रपाल वर्मा और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। और इस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे राउल्स लॉ। राउल्स लॉ की स्पेलिंग क्या होता है दोस्तों? RAOULTS, राउल्स लॉ। ठीक है, तो ये है हम लोग का आज का टॉपिक, जिसमें हम लोग वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, ये वाला जो हम लोग जो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं दोस्तों, इसमें ना हम लोग जितने भी आप लोग सॉल्यूशन देखोगे, चाहे हमने जो हेनरी लॉ में पढ़ा था, उसमें जो सॉल्वेंट था वो कैसा, उनका जो स्टेट था वो कैसा था, वो लिक्विड स्टेट का था। ठीक है, हमने उससे पहले क्या पढ़ा था? उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड। तो उसमें जो सॉल्वेंट का स्टेट कौन सा था दोस्तों? उसमें भी क्या था? उसमें हम लोग का लिक्विड, हम लोग का सॉल्वेंट था, यानी कि वो लिक्विड सॉल्यूशन था। हेनरी जिसमें हम लोग ने सॉलिड डिजॉल्व इन लिक्विड को में जो हम लोग का सॉल्यूशन है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वो लिक्विड सॉल्यूशन है। उसके बाद जो हम लोग ने हेनरी लॉ पढ़ा, हेनरी लॉ में भी सॉल्वेंट जो है वो सॉल्वेंट जो है वो उसका स्टेट कौन सा है? उसका स्टेट है लिक्विड, यानी कि वो भी एक लिक्विड सॉल्यूशन है। और ये भी जो हम लोग वेपर प्रेशर लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, इसमें भी जो सॉल्वेंट है वो दोस्तों वो कौन सा है? लिक्विड सॉल्यूशन है। तो एक चीज़ आप लोग ऑब्जर्व करोगे, है ना, आगे भी आप लोग पढ़ोगे ना, तो जितने भी हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में जो सॉल्वेंट पढ़ते हैं, उनका जो स्टेट होता है वो कौन सा होता है? लिक्विड स्टेट का होता है। यानी कि हम लोग लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं दोस्तों। कौन से चैप्टर में? हम लोग इस सॉल्यूशन चैप्टर में, है ना। तो अगर आप लोग इस बात का ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, है ना। आप लोग को थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आप लोग का डेवलप होगा, और साथ ही आपको इस चैप्टर में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। तो हम लोग आज पढ़ते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या आप सभी तैयार हो? अगर तैयार होना तो क्या करना, कॉपी पुस्तक खोल के बैठ जाओ और साथ ही ये वीडियो लेक्चर को एंजॉय करो। चलो, तो इसमें एक टर्म आया है दोस्तों, वेपर प्रेशर। कौन सा टर्म आया है? वेपर प्रेशर। और इस वेपर प्रेशर को समझते हैं, तो वेपर प्रेशर को किस प्रकार से समझ सकते हैं? तो उसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। उसके लिए मैं एक एग्जांपल लिया, एक कंटेनर है, इसको मैंने कंटेनर बोला, और इस कंटेनर में ना मेरा लिक्विड ऐसे इसमें भरा हुआ है, और मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ये लिक्विड जो है ना वो वोलेटाइल नेचर का है। इसका लिक्विड जो है ना वो दोस्तों वो वोलेटाइल है। ये वोलेटाइल एक नया वर्ड आया, आपको अगर पता होगा तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, नॉर्मली रूम टेम्परेचर में क्या होता है, कुछ ऐसे लिक्विड जो कि अपने स्टेट चेंज कर देते हैं, वो लिक्विड से वेपर स्टेट में चले जाते हैं, है ना, समय के साथ साथ। तो ऐसे लिक्विड्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? वो वोलेटाइल नेचर के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल को देखोगे, तो पेट्रोल को अगर आप लोग ऐसे रखोगे ना, खुली हवा में रखोगे ऐसे पेट्रोल को, तो कुछ समय बाद इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अमाउंट कम क्यों है दोस्तों? क्योंकि ये जो पेट्रोल है ना वो वेपराइज हो गया है ना। वेपराइज हो गया है कहने का अर्थ है कि ये जो लिक्विड स्टेट था इसका दोस्तों, है ना, लिक्विड स्टेट से ये कन्वर्ट होके ये वेपर में कन्वर्ट हो गया है ना। पेट्रोल जो था लिक्विड में था, कुछ समय के बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया है? ये वेपर का रूप धारण कर लिए है है ना। जैसे कि अप्सरा जो रहती हैं, जो शूर्पणखा है, शूर्पणखा ने एक अपना अवतार धारण कर लिया था, है ना, वो सुंदर कन्या बन गई थी, बदसूरत से सुंदर कन्या बन गई थी। उसी प्रकार से जो लिक्विड है वो किस में कन्वर्ट हो गया है? अपना रूप धारण कर लिया है दूसरा वाला, वो किस में कन्वर्ट हो गया है? वेपर में कन्वर्ट हो गया है। तो हम लोग कहेंगे इस प्रकार का अगर लिक्विड हमारे पास है तो हम लोग कहेंगे कि वो जो लिक्विड है वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है? वोलेटाइल नेचर का है। अब देखो दोस्तों, कुछ जो लिक्विड होते हैं वो मोर वोलेटाइल होते हैं, और कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो कि लेस वोलेटाइल होते हैं। क्या आप मुझे एग्जाम्पल बता सकते हो कि कौन से ऐसे लिक्विड हैं जो कि मोर वोलेटाइल होते हैं? तो आपके मन में तो ये पहला एग्जाम्पल आया होगा पेट्रोल, जो कि मैंने बता भी दिया है। दूसरा दोस्तों एल्कोहल, है ना, इसको आप लोग करके भी देख सकते हो अपने घर में। पेट्रोल लिया, तो पेट्रोल को कुछ समय बाद ना देखोगे कि जो पेट्रोल है ना उसका जो अमाउंट है वो टाइम के साथ धीरे धीरे कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है दोस्तों?
क्योंकि जो पेट्रोल होता है ना, वो अपना स्टेट चेंज कर लेता है, वो वेपराइज हो जाता है। ठीक है, तो ये पेट्रोल हो गया, एल्कोहल हो गया, है ना, ईथर हो गया। तो ये सभी क्या हैं, ये सभी वोलाटाइल नेचर के होते हैं। पानी जो होता है दोस्तों, यानी कि वाटर जो होता है, वो लेस वोलेटाइल होता है पेट्रोल के कंपैरिजन में, और अल्कोहल के कंपैरिजन में जो वाटर है वो लेस वोलेटाइल रहता है। तो एक आप लोग इंटरेस्टिंग से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। 2 कंटेनर लेना, है ना, कोई से भी आप लोग कंटेनर ले सकते हो, उसमें इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर एंड इक्वल अमाउंट ऑफ पेट्रोल लेके रखना। या फिर अगर आपके पास एल्कोहल है तो एल्कोहल भी ले सकते हो, है ना। एल्कोहल का बेस्ट सोर्स क्या है, एल्कोहल का बेस्ट सोर्स है दोस्तों, आप लोग लैब से ले सकते हो एल्कोहल को। लैब में ईथर भी रहता है, तो वैसे तो लैब से आप लोग को एल्कोहल लाने का मौका नहीं मिलेगा, आपकी जो टीचर हैं वो मना कर देंगी। ठीक है, आप लोग पेट्रोल ले सकते हो, पेट्रोल इजीली अवेलेबल है। 50 रुपये का पेट्रोल लेके ला लेना, और लाने के बाद टेस्ट करके देखना, इसका इक्वल अमाउंट रखना, इधर पानी रखना और इसको भी इक्वल अमाउंट में रखना। टाइम के साथ आधा घंटा 1 घंटा रख के देखना, तो इसका जो वॉल्यूम कम होगा, है ना, ये हम लोग का क्या है, पेट्रोल है, और ये क्या है, हम लोग का पानी है। तो ये जो पेट्रोल का लेवल है ना, कम हो जाएगा दोस्तों, और वाटर का जो लेवल है ना, वो उतना ज़्यादा कम नहीं होगा। उसमें आप लोग विजिबिलिटी नहीं रख पाओगे, मतलब उसको चेंज को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे कि ये जो पानी है मेरा वो क्या है, कम हो गया है। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट आप लोग उसको परफॉर्म कर सकते हो अपने घर में। अच्छा, ये वाला जो प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो अपने स्टेट चेंज करता है, यानी कि लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में जाता है, तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेपराइजेशन, है ना। जो लिक्विड है, लिक्विड से अगर हमारा ये लिक्विड जो है ना, लिक्विड हमने जो सब्सटेंस लिया है वो अगर हमारा वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेपराइजेशन, है ना। वेपराइजेशन को एक और नाम से हम लोग जानते हैं इवापोरेशन, है ना, वेपराइजेशन या फिर इवापोरेशन। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस में क्या होता है, लिक्विड जो है ना वो किस में कन्वर्ट होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है। इसका जो रिवर्स प्रोसेस होता है दोस्तों, यानी कि वेपर जो है वो अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है तो इस प्रोसेस को हम लोग दोस्तों कंडेंसेशन बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा वर्ड है, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ऐसे करके मैंने सोचा कि इसको बता देना चाहिए, अगर नहीं पता होगा किसी भी स्टूडेंट को तो वो जान जाएगा ऐसे करके, है ना। तो इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं, वेपराइजेशन और कंडेंसेशन। अभी मैं किसको एक्सप्लेन कर रहा था दोस्तों, अभी मैं ना आप सभी लोग को वेपर प्रेशर को एक्सप्लेन कर रहा था, तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं। तो मैंने वोलेटाइल लिक्विड लिया और मैंने इस कंटेनर को ना ऐसे क्लोज कर दिया, है ना, मैंने यानी कि क्लोज कंटेनर लिया। क्लोज कंटेनर में मेरा एक क्या है, हम लोग का प्रेजेंट है वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड है तो समय के साथ क्या हो जाएगा, ये वेपराइजेशन के प्रोसेस के जरिए कुछ वेपर में कन्वर्ट हो गया। वेपर में कन्वर्ट होने के बाद दोस्तों ये कहाँ जाएगा, ये ऊपर इस दीवार से टकराएगा, वॉल ऑफ द कंटेनर है ना, तो इसके ऊपर से टकराएगा। टकराने की वजह से ये क्या होगा, ये जो वेपर फॉर्म है, इस लिक्विड का जो वेपर फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और वो जो प्रोसेस रहेगा, वो प्रोसेस कौन सा है दोस्तों, वो है हम लोग का कंडेंसेशन। ठीक है, कंडेंसेशन हो जाएगा ऐसे, है ना। ये कौन सा है, ये वेपर फॉर्म है, और ये कौन सा है, ये है हम लोग का कंडेंस हो गया, यानी कि ये लिक्विड फिर से बन गया। अब ये लिक्विड बन गया दोस्तों, लिक्विड बनने के बाद ये फिर से नीचे आएगा, नीचे आने से फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे जाएगा, फिर से ऊपर जाएगा। ऐसे करते करते एक ऐसे स्टेज आएगा जिसमें ये वाला जो प्रोसेस है, वेपराइजेशन का प्रोसेस और कंडेंसेशन का प्रोसेस का जो रेट है अगर वो बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में है, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इक्विलिब्रियम, है ना। तो कुछ समय बाद, है ना, ये जो लिक्विड है इस वेपर के साथ क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेज में आएगा। तो उस इक्विलिब्रियम स्टेज में ये जो वेपर है
वो प्रेशर लगाएगा उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर। ठीक है, एक बार फिर से मैं बोल रहा हूँ, इक्विलिब्रियम स्टेट पे प्रेशर वेपर के द्वारा लगाने वाला जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों वेपर प्रेशर। एक बार फिर से बोलूँ, फिर से सुन लो। इक्विलिब्रियम कंडीशन में इक्विलिब्रियम हमारा जब आएगा कंडीशन, है ना, एक ऐसा स्टेज जहाँ पास लिक्विड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर में कन्वर्ट हो रहा हो, और वेपर जो है लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, तो ऐसे स्टेट में, है ना, ऐसी अवस्था में वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला जो प्रेशर है किसके ऊपर, इस सॉल्यूशन के ऊपर या फिर इस कंटेनर के वॉल के ऊपर, तो उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों, उस प्रेशर को हम लोग बोलेंगे वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, आप लोग चाहो तो इसको नोट कर लो, है ना। इस पूरे जो है ना, ये जो पूरा लिखा हुआ है इसको नोट कर लो, कॉपी करो जल्दी। ठीक है दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। नोट कर लिया हो तो मैं अभी इसको मिटाता हूँ। अच्छा, आपने समझ लिया क्या? आपने समझ लिया वेपर प्रेशर होता क्या है। अच्छा, अगर वेपर प्रेशर को समझ गए तो हम लोग आगे राउल्ट्स लॉ को डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो अब ना मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, फिर से कंटेनर कंसीडर कर रहा हूँ। अब इसमें ना 2 लिक्विड है। ठीक है दोस्तों, कितने लिक्विड है? 2 लिक्विड है, यानी कि मैं बाइनरी मिक्सचर को कंसीडर कर रहा हूँ, है ना। कितना लिक्विड है मेरे पास? 2 लिक्विड है। ठीक है, 2 लिक्विड है और दोनों का जो नेचर है वो कैसा है, वोलाटाइल नेचर के हैं, है ना। ये क्या है हम लोग का, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड, मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स, 2 वोलाटाइल लिक्विड लिखना चाहिए सही। ठीक है, मिक्सचर ऑफ 2 वोलाटाइल लिक्विड। अब क्या ये वोलाटाइल लिक्विड है? वोलाटाइल लिक्विड है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों लिक्विड्स हैं, है ना, ये जो दोनों लिक्विड्स हैं वेपराइजेशन के प्रोसेस के जरिए ये वेपर में कन्वर्ट होंगे। और वेपर में कन्वर्ट होने से क्या होगा, वेपर में कन्वर्ट होने से ही इन लोग वेपर में जाएंगे और क्या लगाएंगे, ये वेपर प्रेशर लगाएंगे इस सॉल्यूशन के ऊपर। ठीक है, तो यहीं पास हम लोग का क्वेश्चन ये उठता है कि वो प्रेशर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, आपके मन में तो प्रश्न आया होगा कि ये जो लिक्विड ने जो प्रेशर लगाया है इस सॉल्यूशन के ऊपर इक्विलिब्रियम कंडीशन के में, तो वो वेपर प्रेशर कितना है। तो उस वेपर प्रेशर को निकालने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं, उसका हम लोग यूज़ करते हैं राउल्ट्स लॉ का, है ना। यहीं से हम लोग का टॉपिक आया है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। तो 2 लिक्विड सॉल्यूशन लिए है, तो लिक्विड सॉल्यूशन को जब हमने लिए हैं तो कितना वेपर प्रेशर क्रिएट होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर, उसको हम लोग निकाल दें। ठीक है दोस्तों, तो राउल्ट्स लॉ कहता है क्या है, राउल्ट्स लॉ कहता है कि जो वेपर प्रेशर है ड्यू टू लिक्विड 1 वो होगा, वो जो है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। एक बार फिर से दोस्तों, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट 1, है ना। हमारे पास कितना कंपोनेंट है, 2 मिक्सचर ऑफ 2 वोलेटाइल लिक्विड, है ना, यानी कि हमारे पास लिक्विड के 2 कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, तो लिक्विड 1 के द्वारा जो पार्शियल प्रेशर लगाया जाएगा इस सॉल्यूशन के ऊपर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट लिक्विड इन लिक्विड मिक्सचर। ठीक है दोस्तों, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राउल्ट्स लॉ बोलते हैं। यहाँ पास अगर हम लोग इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा दें तो हमारे पास एक प्रेशर 1 जो होगा, पार्शियल प्रेशर 1 होगा। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाऊं तो ये आएगा मेरा P01, ये हो जाएगा X1। ठीक है दोस्तों, ये क्या है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 लिक्विड 1, है ना। P1 क्या है हम लोग का, P1 है हम लोग का दोस्तों
यहाँ पास ये पार्शियल प्रेशर नहीं है, ये है हम लोग का दोस्तों पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना। ये क्या है हम लोग का पार्शियल वेपर प्रेशर, है ना, ड्यू टू कंपोनेंट 1। ठीक है दोस्तों, दो लिक्विड कंपोनेंट से हम लोग का ये सॉल्यूशन बना है। तो ये P1 क्या है, पार्शियल वेपर प्रेशर और ड्यू टू कंपोनेंट 1, है ना, या फिर ड्यू टू लिक्विड 1 लिख सकते हैं। लिक्विड 1 ये अजीब सा नहीं हो गया है, ठीक है, तो कंपोनेंट 1 ही लिख लो, कंपोनेंट 1 सही है। पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट फर्स्ट, ठीक है। तो ये दो लिक्विड का मिक्सचर का हम लोग का सोल्यूशन है। अगर हम लोग इसी प्रकार से, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, इसी प्रकार से अगर दूसरे लिक्विड के लिए, है ना, दूसरे लिक्विड के लिए हम लोग का अगर वेपर प्रेशर निकालना हो तो दोस्तों क्या करूँगा, इसको मैं P2 इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, P02 और ये क्या हो जाएगा X2। ये क्या है, दूसरे लिक्विड का पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया, ठीक है। तो ये पहले लिक्विड की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर हो गया और ये है हम लोग का दूसरे लिक्विड की वजह से पार्शियल वेपर प्रेशर। और अगर हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को इसके ऊपर अप्लाई करें दोस्तों, तो टोटल प्रेशर जो होता है ना, टोटल वेपर प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल जो पार्शियल प्रेशर को ऐड करके हम लोग क्या मिल सकता है, टोटल वेपर प्रेशर मिल जाएगा। तो अगर मुझे टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करना है दोस्तों, तो मैं टोटल वेपर प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो P मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पास P हो जाएगा मेरा P01 X1 प्लस P02 X2, ठीक है दोस्तों। तो ये है हम लोग का क्या चीज़, ये है हम लोग का सेकंड इक्वेशन, ये क्या है हम लोग का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। और इन्हीं इक्वेशन से हम लोग का प्रीवियस ईयर में भर भर के क्वेश्चन आया है ना। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखना, तो जो टोटल प्रेशर होगा वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर को ऐड करके मिल जाएगा। और ये कहाँ से है, इसको हम लोग डाल्टन्स लॉ कहते हैं, है ना। टोटल प्रेशर जो है ना वो इंडिविजुअल टोटल जो वेपर प्रेशर है, हाँ, टोटल जो वेपर प्रेशर है वो सभी पार्शियल वेपर प्रेशर को जोड़ के उसको जो मिलेगा हमें, उसको हम लोग कहेंगे टोटल प्रेशर, ठीक है। यानी कि P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। क्योंकि ये वेपर की वजह से क्रिएट हो रहा है, इस वजह से इसको वेपर प्रेशर लिख दो, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसको जरूर से नोट कर लिए, फिर हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो नोट कर लो। और कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई वगैरह, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा होता है। जो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन है ना, इसमें जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इजी होते हैं। और वो जो पूरा जो सवाल है दोस्तों, वो ये वाला इक्वेशन और इस इक्वेशन की सहायता से हो जाता है पूरा, ठीक है। तो ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, नोट कर लो आप लोग। हाँ, ठीक है। मैं क्लास में ना समय दूंगा नोट करने के लिए। तो जब मैं पढ़ाते रहता हूँ तो आप लोग क्या करना, आप लोग का जितना भी ध्यान है ना इस बोर्ड पे रखना, बाकी नोट करने के लिए समय दूंगा। जैसे कि अभी दे रहा हूँ ना, उसी प्रकार से समय दूंगा, 5 मिनट 2 मिनट जैसे भी टाइम रिक्वायर होगा, ठीक है।
यहाँ पास दोस्तों मैं एक चीज़ जो आप सभी लोग को मैं बताना भूल गया था, वो क्या है, P01 और P02, ये क्या है हम लोग का, ये P01 क्या है, P01 ये है, अगर मैं मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड को ना ले लूँ, केवल एक ही मेरे पास वोलेटाइल लिक्विड है जो कि फर्स्ट है, मतलब दो कंपोनेंट से मिलकर बने हुए ना, तो केवल एक कंपोनेंट को ले लूँ तो एक कंपोनेंट की वजह से जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा उसको हम लोग ने बोला P01। जब कोई दूसरा कंपोनेंट नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम लोग ने बोला, अगर पहले ही लिक्विड हमारे पास प्रेजेंट है, एक ही लिक्विड प्रेजेंट है, तो वो जो प्रेशर लगाएगा, वो जो पार्शियल प्रेशर लगाएगा, पार्शियल वेपर प्रेशर लगाएगा, उसको हम लोगों ने बोला P01। उसी प्रकार से अगर मैं मेरे पास केवल सेकंड कंपोनेंट है लिक्विड का, है ना, सेकंड वाला जो लिक्विड है वो वाला कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है, तो उसके द्वारा जो वेपर प्रेशर लगाया जाएगा, है ना, प्योर कंपोनेंट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाएगा उसको हम लोगों ने बोला P02। ठीक है, तो ये P01 और P02 क्या है, P01 और P02 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, है ना। ये P01 क्या है दोस्तों, P01 क्या है, ये है हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट। ठीक है, उसी प्रकार से P02 क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 2। ठीक है, अच्छा, अगर आपने नोट कर लिया होगा तो अब हम इस इक्वेशन तीसरा को देखो, ये जो तीसरा इक्वेशन है ना, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, है ना। टोटल जो प्रेशर हमारे पास आया है ना, P टोटल क्या है दोस्तों, वो आया हम लोग के पास P01 x1 प्लस P02 x2। ये x1 और x2 क्या है, x1 एंड x2 आर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन, एंड x2 क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ 2 इन मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 2 इन सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है हम लोग का, ये मोल फ्रैक्शन, x1 क्या है हम लोग का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन सॉल्यूशन। ठीक है, उसी प्रकार से x2 को भी लिख सकते हो। तो टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो किसके बराबर होता है, अगर हम जो मोल फ्रैक्शन 1 प्लस मोल फ्रैक्शन 2 कर दें तो ये क्या होता है, ये 1 के बराबर होता है, यानी कि टोटल मोल जो फ्रैक्शन होता है x1 प्लस x2 जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है कि नहीं है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, x2 की जगह क्या लिख सकते हो, x2 की जगह क्या लिख सकते हो, 1 माइनस x1 लिख सकते हो, या फिर आप लोग x1 की जगह क्या लिख सकते हो, x1 की जगह लिख सकते हो 1 माइनस x2 लिख सकते हो, है ना। तो दोनों तरीका सही है, दोनों ही सही है, एक को हम लोग करके देख सकते हैं। हालांकि मैं तो रिकमेंड करूंगा, एनसीईआरटी में आगे डेरिवेशन दिया रहता है, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सभी लोग ये वाला जो इक्वेशन है ना, इसको याद रखना। अगर इसको याद रख लिए तो बाकी जो चीज़ है वो इसी से डिराइव हो जाएगा, या फिर मैं कहता हूँ उसको भी याद मत रखना, केवल इसको याद रखना। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोल फ्रैक्शन के, है ना, जिस भी कंपोनेंट का हम लोग निकाल रहे हैं, यानी कि सेकंड कंपोनेंट का निकाल रहे हैं तो सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, और फिर इक्वल टू करके कर देना जो भी कंपोनेंट का प्योर वाला स्टेट है उसमें जो वेपर प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, तो हम लोग का ये क्या निकल जाता है, वेपर प्रेशर निकल जाता है। और अगर हमारे पास दो कंपोनेंट है तो दोनों कंपोनेंट के जो वेपर प्रेशर है उसको जोड़ के हम लोग का P टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन अगर आप लोग याद रखोगे तो नीट के जितने भी क्वेश्चन आया हुए हैं उसको आप लोग आसानी के साथ कर लोगे। ठीक है, तो चलो अभी इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। x2 को 1 माइनस x1 कर दिया तो यहाँ पास हम लोग का P टोटल कितना निकल जाएगा, यहाँ पास P टोटल निकल जाएगा हम लोग का, x2 की जगह 1 माइनस x1 पुट कर दो बस, P01 x1 प्लस क्या हो जाएगा P02, x2 की जगह क्या लिख दो 1 माइनस x1 लिख दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा P01 x1 प्लस क्या हो जाएगा P02 माइनस क्या हो जाएगा P02 x1 हो जाएगा। इस टर्म से मैं क्या कर सकता हूँ, इस टर्म से मैं x1 को कॉमन ले सकता हूँ, x1 को कॉमन रखा तो ये हो जाएगा P01
ठीक है कि नहीं है। और ये क्या हो जाएगा, ये माइनस P02 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस और इस टर्म से प्लस क्या हो जाएगा, P02 हो जाएगा। ये कितना क्या हो जाएगा, हम ये क्या है, किसके बराबर है, P टोटल के बराबर है। ठीक है, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इस इक्वेशन को याद रखो, मैं रिकमेंड करूँगा कि ये वाला जो इक्वेशन है ना इसको याद रखो, और जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है वो दोस्तों वो 1 के बराबर होता है। ये दोनों इक्वेशन को आप लोग याद रख लोगे ना तो बाकी जो इक्वेशन है वो इसी से डिराइव हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तारा तारा, ठीक है। चलो, नोट हो गया क्या, नोट हो गया होगा ना। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, कुछ कॉमन सेंस वाली जो चीज़ें हैं ना, जो कॉमन सेंस वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो मैं आप सभी लोग से कुछ प्रश्न जो पूछूंगा उसको आप लोग बताना। यहाँ पर अगर मेरा जो लिक्विड जो सॉल्यूशन है वो दो लिक्विड के सॉल्यूशन से बना हुआ है, एक है हम लोग का कंपोनेंट 1 है ना, दो लिक्विड का मिक्सचर है। जो पहला जो लिक्विड है उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और जो मेरा सेकंड लिक्विड है उसको मैं 2 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो लिक्विड 1 है, लिक्विड जो मेरा फर्स्ट है वो क्या है, मोर वोलेटाइल, और जो मेरा सेकंड वाला जो लिक्विड कंपोनेंट है वो क्या है, लेस वोलेटाइल। अच्छा, ये जो दोनों लिक्विड क्या है, वोलेटाइल नेचर के हैं दोनों। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिक्विड स्टेट में है वो कुछ समय के बाद वेपराइज हो जाएंगे, और इसका कुछ ना कुछ जो पार्ट है वो इसमें मिक्सचर में कौन कौन से पार्ट होंगे, इसमें भी हमारे पास दो कंपोनेंट होंगे। एक तो है हम लोग का लिक्विड फर्स्ट है ना, लिक्विड फर्स्ट का जो वेपर फर्स्ट है उसको मैं लिख रहा हूँ वेपर फर्स्ट, और जो दूसरा जो वेपर होगा वो वेपर सेकंड। अच्छा, मुझे ये बताइए कि इस वेपर स्टेट में हम लोग का दो प्रकार का वेपर पाया जाएगा। एक तो है वेपर फर्स्ट और क्या है, वेपर सेकंड। लिक्विड फर्स्ट की वजह से मेरा वेपर फर्स्ट बना, और लिक्विड सेकंड की वजह से मेरा वेपर सेकंड बना। अच्छा, मेरे पास एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि इस वेपर स्टेट में ये वेपर स्टेट में ये जो लिक्विड आए हैं उसमें से वेपर 1 और वेपर 2 में किसका अमाउंट ज़्यादा होगा? आप लोग के लिए प्रश्न, बताइए। क्या आप लोग कॉमन सेंस लगा के बताइए मुझे कि वेपर फर्स्ट और वेपर सेकंड में अमाउंट किसका ज़्यादा होगा? वेपर फर्स्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा कि वेपर सेकंड का अमाउंट ज़्यादा होगा? तो इसका आंसर कैसे मिलेगा? इसका आंसर मिलेगा, ये क्या है, मोर वोलेटाइल है, लिक्विड फर्स्ट मोर वोलेटाइल है, तो ये ज़्यादा उड़ेगा, है कि नहीं है? ज़्यादा उड़ेगा तो ये ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट होगा, ज़्यादा वेपर में कन्वर्ट हुआ तो इस वजह से वेपर फर्स्ट मेरा क्या रहेगा, इसका जो अमाउंट है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। किससे? इस वेपर सेकंड से, है ना। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कंपेयर टू क्या चीज़, वेपर फर्स्ट, वेपर सेकंड। ठीक है, वेपर सेकंड का जो क्वांटिटी है उससे ज़्यादा प्रेजेंट होगा वेपर फर्स्ट। ऐसा क्यों? बिकॉज लिक्विड फर्स्ट इज मोर वोलेटाइल, है ना। प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट कंपेयर टू वेपर सेकंड बिकॉज कंपोनेंट फर्स्ट इज मोर वोलेटाइल। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को भी आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आपके मन में ये प्रश्न जरूर से उठ रहा होगा कि वेपर स्टेट में वेपर का कंपोजिशन क्या होगा, है ना। प्रश्न उठा,
हमने जो यहाँ पास का जो मोल फ्रैक्शन है उसको तो x1 और x2 से रिप्रेजेंट किया है। x1 क्या है हम लोग का, x1 क्या है दोस्तों, ये है हम लोग का लिक्विड फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन, और x2 क्या है हम लोग का, ये है लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन। इसी प्रकार से वेपर स्टेट में दो लिक्विड जो दो वेपर है उसका भी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट होगा, मोल फ्रैक्शन होगा, उसको मैंने रिप्रेजेंट किया y1 से और ये y2 से। ठीक है दोस्तों, जो लिक्विड में प्रेजेंट जो दो कंपोनेंट है उसका जो मोल फ्रैक्शन है वो क्या है, x1 है और x2 है। उसी प्रकार से वेपर में भी दो वेपर प्रेजेंट होंगे। पहले जो वेपर है उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने y1 कहा, और जो सेकंड वेपर है उसका जो मोल फ्रैक्शन है उसको मैंने y2 कहा। अब प्रश्न यहाँ पास ये उठता है कि इस y1 और y2 का रिलेशन किस प्रकार से निकालूंगा। तो इसको भी हम लोग किसकी सहायता से निकाल सकते हैं, इसको भी हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर की सहायता से निकाल सकते हैं। वो क्या कहता है, वो देखिए, हम लोग का जो P1 है वो किसके बराबर होगा, ये y1 इंटू पी टोटल है ना। उसी प्रकार से जो P2 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा, y2 इंटू पी टोटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पास P क्या है, P1 क्या है दोस्तों, ये है हम लोग का पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट फर्स्ट, पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट फर्स्ट। और ये P2 क्या है दोस्तों, P2 है हम लोग का पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट सेकंड। ठीक है, y1 क्या है हम लोग का दोस्तों, y1 है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन वेपर स्टेट। ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा भी इंक डाल देता हूँ। क्या है, इंक को बार बार ऐसे भरना पड़ता है। अब ये इस डब्बे का इंक भी ख़त्म हो गया दोस्तों। हम लोग नया इंक डाल लेते हैं। वैसे आप लोग इसको जरूर से नोट करते चलिए। तो एक नए डब्बे का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। आप लोग इसको नोट भी करते चलिए। ठीक है, जब मैं इधर बोर्ड में पढ़ाते रहता हूँ तो तब आप लोग नोट मत करना, मैं आप सभी लोग को अलग से समय दूंगा। तो ये y1 क्या है, अभी आप लोग लिखना बंद कर दीजिए और आप लोग का पूरा जो ध्यान है वो इधर आना चाहिए। y1 क्या है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन वेपर स्टेट। ठीक है, वेपर स्टेट में जो कंपोनेंट फर्स्ट का जो मोल फ्रैक्शन है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, y1 से रिप्रेजेंट किया दोस्तों। तो ये इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने फार्मूलाज पढ़े हैं, अभी तक हमने जो फार्मूलाज पढ़े हैं, कौन कौन सा फार्मूला पढ़ा है, और इसी से ना पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसी फार्मूला से आया है। तो जो हमारे पास जो पहला फार्मूला है दोस्तों वो क्या है, P1 यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट फर्स्ट, वो क्या है, इसका जो फार्मूला होगा दोस्तों P01 x1। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग P2 का भी वैल्यू निकाल सकते हो, ये हो जाएगा P02 x2। ये P1 क्या है, ये x1 क्या है दोस्तों, ये है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन लिक्विड स्टेट, और x2 क्या है दोस्तों, ये है x2 है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड इन लिक्विड स्टेट। ठीक है, उसी प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं P1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हम लोग का y1 और ये हो जाएगा हम लोग का P टोटल। ठीक है, ये y1 क्या है हम लोग का मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट 1 इन वेपर स्टेट है ना। उसी प्रकार से P2 को भी लिख सकते हो, ये y2 इंटू पी टोटल। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम लोग डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा के हम लोग पी टोटल निकाल सकते हैं। पी टोटल, ये पी टोटल क्या होगा, ये होगा हम लोग का P1 प्लस क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से भी आप लोग उसी प्रकार से निकाल सकते हो, है ना। यहाँ से पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है दोस्तों।
ये तो हम लोग का ये फर्स्ट फार्मूला है, ये हम लोग का सेकंड फार्मूला है, और ये हम लोग का थर्ड फार्मूला है। इसको मैं फर्स्ट बोला, इसको सेकंड बोला, ये मेरा थर्ड है। फोर्थ जो फार्मूला है मोल फ्रैक्शन फर्स्ट प्लस मोल फ्रैक्शन टोटल मोल फ्रैक्शन किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो इन सभी फार्मूला से हम लोग का जितना भी क्वेश्चन है वो पूरा सॉल्व हो जाता है दोस्तों। नीट के जितने भी क्वेश्चन है ना सब सॉल्व हो जाएगा इससे। अच्छा चलो इसका ना ग्राफ बनाते हैं, मैं कंसीडर कर रहा हूँ मेरे पास 2 लिक्विड है, ठीक है। 2 लिक्विड का मैंने नाम रख लिया कंपोनेंट फर्स्ट, और जो सेकंड लिक्विड है मेरा कंपोनेंट सेकंड है, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया है, और इसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। इधर मैं 2 कंपोनेंट ले रहा हूँ। जो वाई एक्सिस में है दोस्तों, वाई एक्सिस में मैंने लिया प्रेशर, ठीक है। वाई एक्सिस में मैंने क्या लिया, प्रेशर को लिया है, और एक्स एक्सिस में मैं मोल फ्रैक्शन को ले रहा हूँ। एक्स एक्सिस में क्या ले रहा हूँ, मोल फ्रैक्शन को ले रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहला जो मैं ले रहा हूँ उसमें x1 को मैंने यहाँ पास 1 रखा। x1 का मतलब 1, x1 जो है अगर इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है, ये प्योर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों। इसमें जो सेकंड कंपोनेंट ये x1, अभी देखो कैसे इसमें सेकंड कंपोनेंट एब्सेंट कैसे है, इसको देखते हैं। टोटल जो मोल फ्रैक्शन होता है यानी कि x1 प्लस x2 जो है 1 के बराबर है, तो यहाँ जो सेकंड कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन होगा कितना होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये है कि हमारा जो सोल्यूशन बना है उसमें केवल कंपोनेंट फर्स्ट ही है ना, इसका ये मतलब है। तो अगर मेरा x1 है, इसका मतलब क्या है, इस पर जो प्रेशर होगा दोस्तों, वो प्रेशर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, P0 फर्स्ट, इसके बराबर होगा, ठीक है। और जैसे जैसे मैं इसका जो मोल फ्रैक्शन है वो कम करते जाऊंगा। अच्छा यहाँ पास मैं x2 को क्या, यहाँ पास जो x2 का जो वैल्यू ले रहा हूँ वो 1 ले रहा हूँ, है ना। तो ये x2 का वैल्यू यहाँ पास 0 हो जाएगा, और यहाँ पास x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। x2 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब क्या है कि हमारा जो भी हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है उसमें केवल सेकंड कंपोनेंट प्रेजेंट है, और इसका जो प्रेशर है उसको मैं P02 कंसिडर करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं इन दोनों से सॉल्यूशन बनाऊं, है ना, मैंने ये कंसीडर किए हैं कि मेरा जो सेकंड लिक्विड है वो मोर वोलेटाइल है। सेकंड लिक्विड अगर मेरा मोर वोलेटाइल है, इस वजह से इसका जो पार्शियल प्रेशर का वैल्यू इस P01 से ज़्यादा है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। मैंने क्या बोला है, जो मेरा सेकंड कंपोनेंट है वो क्या है, मोर वोलेटाइल है। मोर वोलेटाइल है इसका मतलब क्या हुआ कि ये ज़्यादा वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा, है ना। तो इसका जो प्योर स्टेट में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है ये क्या होगा, ज़्यादा होगा, किसके कंपेरिजन में, P01 की कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि जो H2 है मेरा वो मोर वोलेटाइल है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पास क्या कंसीडर किया है, लिक्विड सेकंड इज मोर वोलेटाइल है ना, लिक्विड सेकंड इज मोर वोलेटाइल देन फर्स्ट, है ना। अगर मैंने ये कंसीडर किया है, इस वजह से मेरा क्या हुआ, ये P02 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। और जो भी सॉल्यूशन बनेगा वो दोनों सॉल्यूशन का जो प्रेशर है वो इन दोनों के बीच में होगा, ठीक है दोस्तों। दोनों के मिक्सचर से, यानी कि दोनों कंपोनेंट के जो मिक्सचर से जो भी सॉल्यूशन बनेगा उसका जो प्रेशर है वो P01 और P02 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पास मैं x1 का जो वैल्यू है, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू, x1 का वैल्यू इधर घटाते जा रहा हूँ। x1 का अगर मैं वैल्यू घटाते जा रहा हूँ तो ये P0 का जो वैल्यू है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, है ना। उसी प्रकार से यहाँ पास x1 का जो वैल्यू है मैं इधर से इधर घटा रहा हूँ, तो यहाँ से ये मेरा क्या हो जाएगा, ये जो ग्राफ है ये डिक्रीज होगा, है ना। देखो ये P1 इज इक्वल क्या हो जाता है, P01 x1 होता है कि नहीं है।
तो आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जरूर से पढ़ा होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है कि नहीं है। यहाँ पर जो c का जो वैल्यू है वो कितना है, c का जो वैल्यू है वो 0 है। इसका मतलब है कि जो स्ट्रेट लाइन जो मेरा ग्राफ है वो कहाँ से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा। जो एक्स एक्सिस में है दोस्तों वो है मेरा मोल फ्रैक्शन, है ना। एक्स एक्सिस में क्या है, मेरा मोल फ्रैक्शन है। तो इसको इस प्रकार से भी समझ सकते हो, x2 का जो वैल्यू है वो कितना है, 0 है, ठीक है। x2 का वैल्यू 0 है और यहाँ पास मेरा x2 का जो वैल्यू है वो 1 है। तो जैसे जैसे मैं x2 को बढ़ाते जाऊँगा, तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन को बढ़ाते जाऊँगा, तो ये जो पार्शियल प्रेशर का भी वैल्यू बढ़ते जाएगा। ये जो ग्राफ है, ये वाला जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, इसको मैं किसके लिए लिख सकता हूँ, ये P2 के लिए लिख सकता हूँ। P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P02 और ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। तो यहाँ पास x2 का वैल्यू कितने हैं दोस्तों, 0 है। जैसे जैसे मैं x2 को बढ़ाते जाऊँगा, है ना, यहाँ पास x2 का वैल्यू कितना है, 0 है। इस वजह से प्रेशर जो सेकंड है उसका वैल्यू कितना है, 0 है। तो जैसे जैसे मैं x2 को बढ़ाते जाऊँगा, जैसे जैसे x2 को बढ़ाते गया और 1 तक लेके गया, x2 का जो वैल्यू है वो इसको मैं 1 रख दिया, तो इस केस में जो मेरा प्रेशर बनेगा कितना बनेगा, वो P02 बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये वाला जो ग्राफ है वो मेरे किसके लिए है, ये P1 के लिए है। P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P01 और ये क्या हो जाएगा, x1। इसको भी आप लोग ऐसे समझ सकते हो, यहाँ पास x1 का जो वैल्यू है कितना है, 0 है, ठीक है। जैसे जैसे मैं उसको बढ़ाऊँ, x1 को बढ़ाते जाऊँ, है ना, 0 से ऐसे बढ़ाते जाऊँ, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा ग्राफ भी ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होगा और मैक्सिमम इसका वैल्यू कहाँ जाएगा, P01 के बराबर जाएगा, क्योंकि यहाँ पास जो x1 का जो वैल्यू है वो कितना है, 1 है ना दोस्तों। तो मेरा जो ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। आई होप आप सभी लोग को ये ग्राफ समझ आया है। अगर आप लोग को समझ आया है तो इसको जरूर से नोट कर लेना। एक इक्वेशन को ध्यान रखना है, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, वो क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है वो P टोटल का है। P टोटल को हम लोग P01 x1 प्लस क्या हो जाएगा, P02 x2, इसके लिए बनाते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हो गया क्या नोट? है ना, एक बार समझ भी लो, अपने से खुद से समझो। खुद से समझते हैं ना तो वो ज़्यादा समय के लिए रिटेन रहता है आपके दिमाग में। मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर जितना भी बता दूँ, है ना, मैं चाहे भगवान आके आपको समझाने लग जाए, जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक ये आप सभी लोग को समझ नहीं आने वाला। एक बार बना के देखो इसको, है ना, 2-3 बार इसको प्रैक्टिस करो। P01 क्या है, ये x1 का वैल्यू इधर 1 क्यों रखा है, x2 का वैल्यू 0 क्यों रखा है ना, x2 का वैल्यू 1 क्यों रखा है, x1 का वैल्यू 0 क्यों रखा है ना। ये जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन क्यों आया है। ऐसे क्वेश्चन जब तक आप लोग अपने से नहीं पूछोगे ना, तब तक आप लोग का ना सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, है ना। जो मैंने ये पूछा क्वेश्चन, इसको हर एक टॉपिक में अप्लाई करके देखना, तो आप लोग का सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा। आप लोग अच्छी तरीके से चीज़ों को ना समझने लग जाओगे। और नीट जैसे क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं, उसको आप लोग केमिस्ट्री तो ऐसे ही बना दोगे। जो भी मैंने पढ़ाया है ना, ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, इसका नीट का आप लोग प्रीवियस ईयर करके देखना, बहुत ही ज़्यादा सरल होते हैं यार, है ना। मुफ्त के 4 नंबर मिलते हैं और आप लोग लेना नहीं चाहते, तो एक बार उसको लो, ठीक है। अच्छा, नोट हो गया होगा तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन करवा दूं क्या इसका, जो नीट में जो आया है ना उसको कुछ करवा देता हूँ, तो आप लोग को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई करना, खुद से ट्राई करोगे ना, उसके बाद मैं ना क्या करूँगा, एक बार लास्ट में, ठीक है, लास्ट में इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेशन ले लूँगा, तो उसमें आप लोग उस वीडियो को आप लोग जरूर से देख लेना। लास्ट में इसको ले लेंगे हम लोग। अच्छा, इसी से क्वेश्चन आता है यार, P टोटल निकालना, है ना। P1 इज इक्वल टू P01 x1 और P2 का जो वैल्यू है P02 x2, दोनों को ऐड कर देना। तो ऐसे करके बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया है।
और जो वेपर स्टेट में जो मोल फ्रैक्शन है ना, उससे भी क्वेश्चन आया है। वेपर स्टेट में मोल फ्रैक्शन का जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करने के लिए पूछ दिया गया है ऐसे, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एक टॉपिक रह गया है, वो कौन सा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। यहाँ पास हम लोग ने लिक्विड सॉल्यूशन को डिस्कस कर लिया है। इसके बाद हम लोग जो पढ़ते हैं वो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन, ये इसमें थ्योरी ही है, हालांकि इससे क्वेश्चन नहीं आया है नीट में, बट क्या पता आगे एनडीए का मन बदल जाए और इससे क्वेश्चन पूछ दे, है ना। तो आप लोग उसके लिए तैयार रहना। इसमें बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट कैसे है देखो, जैसे कि मैं दो सॉल्यूशन को कंपेयर कर रहा हूँ, एक मेरा ये सॉल्यूशन है और एक मेरा ये सॉल्यूशन है। ये सॉल्यूशन क्या होता है सर? इसमें ना मेरा प्योर लिक्विड ही है ना। ये क्या है? मेरा प्योर लिक्विड है। प्योर जो लिक्विड है ना उसको मैं ऐसे गोला से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ये लिक्विड है मेरा, ऐसे लिक्विड के पूरे जो गोला गोला है ना वो पूरे सॉल्यूशन में फैला होगा, और ये मेरे पास कुछ कुछ लिक्विड का है, और इसमें मैंने ये पूरा ये प्योर लिक्विड है, ठीक है। और ये हम लोग का क्या है? सॉलिड प्लस लिक्विड वाला सॉल्यूशन है। तो इसमें हम लोग का लिक्विड का भी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा और सॉलिड का भी कंपोनेंट प्रेजेंट होगा। जो सॉलिड के कंपोनेंट है ना उसको मैं ऐसे इससे रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये डार्क वाला जो गोला है ना वो मेरा क्या है? सॉलिड वाला पार्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ, और ये वाला जो सॉल्यूशन है ना इसको मैंने ऐसे क्लोज कर दिया, और जो लिक्विड है मेरा वो कैसा है? इसका जो नेचर है वो कैसा है? वोलाटाइल नेचर है ये, है ना। तो लिक्विड मेरा क्या है? वोलाटाइल है। अच्छा, दोनों के केस में वेपर प्रेशर कैसा रहेगा, है ना। अगर मैं ये वाला जो सिस्टम है, सिस्टम फर्स्ट, इसको मैंने बोला सिस्टम फर्स्ट, और ये मेरा है सिस्टम सेकंड, तो कौन से सिस्टम में वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा बताओ? या फिर दोनों का बराबर होगा, है ना। कितने लोग के माइंड में ये प्रश्न उठ रहा है, मतलब ये उत्तर आ रहा है कि जो सिस्टम फर्स्ट है और सिस्टम सेकंड है दोनों में, दोनों का जो वेपर प्रेशर होगा वो बराबर होगा। ऐसा क्यों बताओ? क्यों? अब जो सॉलिड होते हैं ना दोस्तों वो नॉन वोलेटाइल नेचर के होते हैं। नॉन वोलेटाइल नेचर का मतलब क्या है कि जो सॉलिड है वो सॉलिड ही रहेगा, वो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, है ना। उसके लिए हमें दूसरा प्रोसेस अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन लिक्विड का उसका नेचर कैसा होता है? वोलाटाइल नेचर का होता है। अब देखो यहाँ पास कितने लिक्विड के पार्ट्स हो गए। इसका जो एरिया है लिक्विड, जिसमें लिक्विड प्रेजेंट है, उसका जो एरिया है वो डिक्रीज़ हो गया है। लिक्विड के एरिया के डिक्रीज़ होने की वजह से जो लिक्विड कन्वर्ट हो रहे थे लिक्विड से हम लोग का वेपर फेज में, उसका अमाउंट कम हो जाएगा। अमाउंट क्यों कम हो गया? क्योंकि जितने लिक्विड इस सरफेस पे प्रेजेंट होना चाहिए था उसमें से कुछ पार्ट जो है वो सॉलिड जो सॉल्यूट है उसने ऑक्यूपाई कर लिया है ना। इस वजह से यहाँ पास का जो वेपर प्रेशर होगा वो क्या होगा? कम होगा। किसके कंपेरिजन में? जब हम लोग प्योर लिक्विड लेंगे तब। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पास कुछ कुछ सॉलिड के पार्टिकल्स भी आ गए हैं। अगर सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं होते तो हम लोग कहते हैं कि ये जो सिस्टम फर्स्ट है और सिस्टम सेकंड है, दोनों सिस्टम में वेपर प्रेशर जो लगाता, ये वेपर इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के बाद वो बराबर रहता, अगर यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल नहीं होते तब। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर सॉलिड पार्टिकल आ गए हैं, इस वजह से जो सरफेस है, सरफेस के ऊपर सॉलिड जो सॉलिड पार्टिकल है आने की वजह से ये जो लिक्विड है वो स्केप नहीं कर पाएगा। स्केप नहीं कर पाएगा यानी कि जो ये वेपर फेज में जो कन्वर्ट हो रहा है उसका जो रेट है वो कम हो जाएगा। इसकी वजह से
जो सिस्टम सेकंड में जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना था कि इसमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में, है ना। आई होप आप सभी लोग को समझ आया है। एक बार एनसीईआरटी आप लोग पढ़ लेना, है ना। एनसीईआरटी पढ़ के आप लोग इसको एक बार और समझना, उसमें यही बताया है। एक चीज़ और ये है, अगर मैं इसमें ये जो पार्टिकल है इसके नेचर के ऊपर वेपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता। यानी कि कहने का अर्थ है, अगर मैं यूरिया लूँ, है ना, मैंने यूरिया जो है सॉलिड को इस लिक्विड में डिज़ोल्व कर दिया, दूसरी बार मैंने ग्लूकोज को डिज़ोल्व कर दिया, ठीक है, और इनका अमाउंट सेम रखा। अमाउंट सेम रखा का मतलब क्या है, अमाउंट मतलब वेट नहीं है ना, यहाँ पर हम लोग ने कंसिडर किया है, मोलारिटी को कंसिडर किया है ना, मोलारिटी को एक्सप्रेस किया है। इसका जो कंसंट्रेशन टर्म्स मैंने यूज़ किया वो है मोलारिटी, ठीक है। तो सेम मोलर के मैंने सॉल्यूशन को इसमें ऐड कर दिया, सेम मोलर के कंसंट्रेशन को ऐड कर दिया, तो इसका जो वेपर प्रेशर है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैं यूरिया मिला रहा हूँ कि ग्लूकोज को मिला रहा हूँ, ठीक है। अगर पार्टिकल का नंबर सेम है ना, जितने नंबर पार्टिकल है, यानी कि ये तीन जो मेरे ब्लैक वाले दिख रहे हैं वो क्या है, यूरिया है एक केस में, और जो दूसरा केस है उसमें ये जो 3 पार्टिकल है वो कौन सा है, ग्लूकोज है। तो दोनों में जो वेपर प्रेशर जो डिक्रीज होगा इस पूरे सिस्टम का, वो कितना होगा, बराबर होगा। वो जो है वेपर प्रेशर जो जिसमें डिक्रीज हुआ है वो इस यूरिया या फिर ग्लूकोज के नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है ना। समझ रहे हो क्या मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना। कहने का अर्थ है, अगर ये यूरिया के 3 पार्टिकल हैं, एक केस मैंने ये ले लिया, दूसरा केस मैं बना रहा हूँ सेम इसी प्रकार का सिस्टम, सेम यही सॉल्यूशन है, लिक्विड मेरा यही है, ठीक है। इसमें यूरिया के ग्लूकोज के 3 पार्टिकल प्रेजेंट है, और इसमें मैंने ले लिया क्या चीज़, ये इसमें ग्लूकोज के मेरे 3 पार्टिकल हैं, और इस सॉल्यूशन में सेम ही सॉल्यूशन है ना। इसमें लिक्विड सेम है ना, और ग्लूकोज का जो अमाउंट है वो किसके बराबर है, इस यूरिया के अमाउंट के बराबर है, ठीक है। तो इस केस में जितना डिक्रीज ये ग्लूकोज करेगा उतना ही डिक्रीज ये यूरिया करेगा, किसमें, वेपर प्रेशर में। तो वो इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है कि यूरिया या फिर ग्लूकोज, इसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। जो हमारा वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ है ना, वो ना तो ग्लूकोज के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ना यूरिया के नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ जो कि सॉल्यूट या फिर जो भी सॉल्यूट है उसके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करते, उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं, है ना। जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, ये हमारे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होते हैं, है ना। इनका जो बढ़ना या फिर घटना वो इस बात पर निर्भर नहीं करते कि वो कौन सा मॉलिक्यूल है, वो इस बात पर निर्भर करते हैं कि वो जो मॉलिक्यूल है वो उसके कितने नंबर प्रेजेंट है ना। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। हालांकि इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और ये वाला जो टॉपिक है आप लोग का वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन और वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, ये हम लोग का यहीं ख़त्म होता है। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग बना लेते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग ने इसको नोट कर लिया होगा, मैं ऐसा आशा करता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो मैं तो पहला जो प्रश्न है दोस्तों मैं आप सभी लोग को करवा देता हूं, और इसी प्रकार से जो क्वेश्चन है ना आपसे पूछा जा सकता है, 2021 में आया था नीट में। मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, आपके स्क्रीन पर भी आ रहा होगा, आप लोग इसको वीडियो पॉज करके जरूर से सॉल्व कर सकते हो। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट 45 डिग्री विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3.2 इज, ठीक है। तो हमारे पास 2 सॉल्यूशन है ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। 2 सॉल्यूशन है, 2 सॉल्यूशन किसका किसका बना हुआ है, एक बेंजीन, इसमें जो कंपोनेंट फर्स्ट है वो क्या है, हम लोग का बेंजीन है, और जो सेकंड कंपोनेंट है दोस्तों वो है हम लोग का ऑक्टेन है। तो 2 लिक्विड के मिक्सचर से हम लोग का बना है, एक है हम लोग का बेंजीन, दूसरा क्या है, ऑक्टेन है।
इनका जो मोलर रेशियो है, मोलर रेशियो कितना है 3:2। इसका मतलब है बेंजीन अगर 3 मोल प्रेजेंट है तो ऑक्टेन कितना मोल प्रेजेंट है, 2 मोल प्रेजेंट है दोस्तों, है ना। यही सिंपल सा मतलब है इसका। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा यही पूछा है हम लोग को, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा जब इन दोनों को हम लोग ने मिला दिया तो जो सॉल्यूशन बना उसका वेपर प्रेशर कितना होगा, यही हम लोग को पूछा है। क्या होगा पूछा है। और एक चीज़ हम लोग को दिए है, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया है हम लोग का, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन दिया है ना, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है हम लोग को 280 mm ऑफ Hg। ये किसका यूनिट होता है, mm ऑफ Hg प्रेशर का यूनिट होता है ना। जो बेंजीन है इसको मैं P01 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ दोस्तों, P1 इसके द्वारा जो प्रेशर बनेगा उसको मैं P1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा उसको सेकंड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यानी कि मेरा कंपोनेंट फर्स्ट इसको मैं बोल रहा हूँ, मेरा जो सेकंड कंपोनेंट है मैं इसको बोल रहा हूँ सिंप्लिसिटी के लिए अभी, ठीक है। तो मेरा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन जो है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन है, इसका मतलब क्या हो जाएगा P01 हो जाएगा। ये 280 mm ऑफ Hg दिया है दोस्तों। और P02 सेकंड कंपोनेंट हम लोग का क्या है, ऑक्टेन है, इसका जो वैल्यू दिया है हमें वो है 420 mm ऑफ Hg, 420 mm ऑफ Hg, है ना। कितना होगा ये हम लोग को दिया है। चार ऑप्शन हम लोग का कौन सा है, 168, 336, 350 और 160, ठीक है। आप लोग ने ट्राई कर लिया होगा और आपका आंसर भी आ गया होगा, ठीक है। चलो इसको हम लोग करते हैं। पी टोटल क्या होता है दोस्तों, पी टोटल हो जाएगा P1 प्लस P2, ठीक है। P1 को कैसे लिख सकता हूँ, P01 x1 प्लस P2 को कैसे लिख सकता हूँ, P02 x2, ठीक है। P01 कितना दिया है मेरा 280। x1 कैसे निकालूंगा, x1 होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों, x1 को कैसे लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट अपॉन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ मोल्स फर्स्ट कितना है, इसको मैं 3 ले रहा हूँ, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है 3 + 2 कितना हो जाएगा 5। तो x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3/5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा P02 कितना दिया है, 420 दिया है, इंटू x2 क्या है हम लोग का मोल फ्रैक्शन सेकंड, यानी कि x2 क्या हो जाएगा, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कितना है दोस्तों, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकंड कितना है दोस्तों, ये है हम लोग का 2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है 5। तो ये मेरा हो जाएगा 2/5, ठीक है। क्या मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल है। 5 × 5 5 × 5 = 25, 26 27 28 3 5 6 30, ठीक है। 5 8 40, 2 5 4 20, ठीक है। बचा क्या होगा 56 + 84, 6 4 10 का 0 हासिल है ये 1, 8 1 9 1 10 4 14, 140 mm ऑफ Hg दिया है क्या दोस्तों। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। एक बार फिर से, यहाँ पास कुछ गलत किया क्या मैंने गलत हो गया क्या। P01 कितना है 280, x1 कितना है, x1 है हम लोग का 3/5 प्लस सेकंड वाला कंपोनेंट कितना है 420 हमने कुछ कर दिया होगा इस वजह से गलत आ गया होगा, ठीक है। ये 2/5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। 5 × 5 5 × 5 = 25, 28 में 25 घटाओगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 6 × 30, ठीक है। 56 × 3 ये नहीं किया था मैंने, यहाँ ये गलती किया था। 5 × 5 5 8 40, 2 5 4 20, ठीक है। और 56 × 3 168 प्लस क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा 168,
336 आ रहा है मेरा आंसर। ये हो जाएगा 336, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या है, हम लोग का सही है, mm/hg। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे ही आएगा। और ठीक है, मुफ्त के 4 नंबर आपको दे के जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैं आप सभी लोग को देना चाह रहा हूँ वो दोस्तों, आप लोग ये वाला ट्राई कीजिए। 22 का क्वेश्चन नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो कौन सा आएगा, आप लोग मुझे बताइए। 22, ठीक है, 22 को आप लोग बताइए। पी टोटल इसमें पूछा है हम लोग को, क्या पूछा है, पी टोटल पूछा है, ठीक है ना। आपके स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, आप लोग बनाइए इसको। हम लोग का पी ए क्या है यहाँ पास, अगर आप लोग बना लिए हो तो इसको देखो। पी ए हम लोग का क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, है ना। ये क्या है हम लोग का, प्योर वेपर प्रेशर, है ना। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वेपर प्रेशर, है ना। ये प्योर स्टेट वाला है, इसको ज़्यादा लिख के समय को हम लोग बर्बाद नहीं करते। पी ए क्या है हम लोग का, इसको पी ए हम लोग का ये प्योर वाला है, और पी बी क्या है हम लोग का, ये भी हम लोग का प्योर वाला है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और ये है हम लोग का प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन एक्स ए जो है ना, ये क्या है हम लोग का, मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग को क्या पूछा है दोस्तों, इसमें हम लोग को पूछा है टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा, यानी कि पी टोटल हमें पूछा गया है। तो पी टोटल क्या होता है दोस्तों, P1 + P2 हो जाएगा। P1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, P1 का जो वैल्यू हो जाएगा वो PA हो जाएगा, यानी कि PA XA प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पास, PB XB। PA क्या है हम लोग का, PA है हम लोग का वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट ए, ठीक है। PB क्या है हम लोग का, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट बी, ठीक है। ये है हम लोग का पी टोटल हो जाएगा, ठीक है। चलो, अभी हम लोग को XB को किसके टर्म में रखना है, XA के टर्म में रखना है। तो यहाँ पास मैं जानता हूँ XA + XB ये कितना होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो XB का जो वैल्यू हो दोस्तों 1 - XA हो जाएगा, सिंपल सा है। XB की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 - XA रख दूंगा, सही है नहीं। ये हो जाएगा मेरा PA XA हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पी टोटल, इसको आप लोग सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, PA XA। थोड़ा सा मैं इंक को चेंज कर रहा हूँ। ये सिंपल सा, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है क्वेश्चन। वैसे तो इसको मुझे कराना भी नहीं चाहिए था लेकिन चलो करवा दिया। मैं आप सभी लोग को बस ये बताना चाहता हूँ कि इतना सरल क्वेश्चन आता है नीट में। तो ये वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो सॉल्यूशन है, इसको आप लोग करके जरूर से देखना, सरल आता है ना बहुत ज़्यादा। PA XA, और यहाँ पास बीच में प्लस का साइन है, ये हो जाएगा PB, और माइनस क्या हो जाएगा, PB XA। इससे मैं क्या कुछ कॉमन ले सकता हूँ, क्या कॉमन ले सकता हूँ दोस्तों, XA को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये XA को कॉमन ले लिया मैंने, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, PA - PB लिख सकता हूँ, ठीक है। PA - PB लिख सकता हूँ, प्लस क्या लिख सकता हूँ, ये PB लिख सकता हूँ दोस्तों। ऐसा कोई ऑप्शन है कि हमारे पास PB + PA - PB, ये हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन से मैच खा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। आपने जरूर से इसको कर लिया होगा। एक और हम लोग प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। हाँ, ये आया था 2005 में। ये जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था ये 2012 का था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ जो कि आया था 2005 में, ठीक है। ये आपके सामने प्रश्न है, आप लोग इसको प्रश्न को पढ़ो और वीडियो को पॉज करके ट्राई करके देखो।
वीडियो को पॉस्ट नहीं करोगे फिर भी चल जाएगा, आप लोग करो। 2 मिनट का मैं आप सभी लोग को समय देता हूँ, आप लोग इसको करो, है ना। तब तक मैं क्या लिख लेता हूँ, इसमें थोड़ा सा लिख लेता हूँ क्या क्या दिए हैं। पेंटेन और हेक्सेन का हम लोग का मिक्सचर है, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर हाइड्रोकार्बन एट 20 डिग्री सेल्सियस आर 4-5। इसमें प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है उसका जो हम लोग का वैल्यू दिया है वो कितना दिया है, 440 mm ऑफ Hg, किसके लिए, पेंटेन के लिए। और कितना दिया है, 120 mm ऑफ Hg, किसके लिए, हेक्सेन के लिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज विल बी, हम लोग को निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, पेंटेन का। वेपर फेज में, वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको हम लोग वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सॉल्यूशन में मोल फ्रैक्शन होता है दोस्तों उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग को कौन से फेज में हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है उसको निकालना है, किसका, पेंटेन का, ठीक है। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कैसे निकालोगे, जो वेपर प्रेशर फर्स्ट होता है, सॉरी पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट, इसको मैं कंपोनेंट फर्स्ट मार रहा हूँ, इसको मैं कंपोनेंट सेकंड मार रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो P1 को कैसे लिख सकता हूँ, एक तो मेरा तरीका है P01 x1, है ना। दूसरा तरीका है P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y1, और यहाँ पास क्या होता है, P टोटल होता है दोस्तों, ठीक है ना। यहीं से मैं क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से मुझे ये वाला पूछा है मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन इन वेपर फेज, ये पूछा है मुझे, तो मुझे P1 चाहिए रहेगा और P टोटल चाहिए रहेगा। P टोटल निकालने के लिए दोस्तों मैं क्या कर सकता हूँ, P टोटल को निकालने के लिए P1 + P2 लिख सकता हूँ, है कि नहीं है। P1 का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो होगा P01 x1, इसका जो मोलर रेशियो है हेक्सेन टू पेंटेन टू हेक्सेन का वो कितना दिया है दोस्तों, 1:4 मोलर रेशियो बोल रहा है, यानी कि ये अगर मेरा ये 1 मोल प्रेजेंट है तो ये मेरे कितने मोल प्रेजेंट होंगे, 4 मोल, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे दी है। तो अब बताओ P1 का जो वैल्यू है वो कैसे निकालूंगा, P1 का जो वैल्यू होगा वो P01 कितना है हम लोग का, 440, और मल्टीप्लाइड बाय x1 क्या है हम लोग का, मोल फ्रैक्शन ऑफ पेंटेन। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पेंटेन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 5 मोल, ठीक है दोस्तों। ये हो गया मेरा P1। सेम उसी प्रकार से P2 को भी निकाल सकते हो, तो यहाँ पास ना मैं डायरेक्ट P टोटल निकाल लेता हूँ दोस्तों, ठीक है। ये P1, ये मेरा P1 निकल जाएगा। P2 कैसे होगा, P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P02 यानी कि 120 मल्टीप्लाइड बाय x2 क्या है हम लोग का, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट सेकंड कितना मोल है, 4 मोल है, और टोटल मोल कितना है हम लोग का, 4 + 1 कितना हो गया, 5। तो ये मेरा P टोटल निकल गया, ठीक है। P टोटल कैसे निकल जाएगा, ये निकल जाएगा, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 × 5 5 × 8 = 40, 4 5 × 8 = 40, 88 आया ये, और यहाँ से कितना आएगा, 5 × 5 5 दूनी 10 2 5 दूनी 10 2 5 चौकी 20 24, ठीक है। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 88 प्लस क्या हो जाएगा 96, ठीक है। तो दोनों को ऐड करके देखो दोस्तों कितना आएगा, mm ऑफ Hg, ठीक है। तो 8 6 कितना हो गया, 14 का 4 हासिल है 1, और 9 9 कितना हो जाएगा, 18। तो ये 184 mm ऑफ Hg क्या निकला मेरा, ये P टोटल निकला, ठीक है। P टोटल निकला तो उसको इसकी जगह पुट कर देंगे, और P1 का जो वैल्यू है वो कितना निकला है मेरा, 88 निकला है, ठीक है दोस्तों। P1 का जो वैल्यू है वो कितना निकला है, 88, और मुझे Y1 का वैल्यू निकालना है, और P टोटल का जो वैल्यू है वो कितना निकला है, 184 निकला है, ठीक है जी। तो यहाँ से मुझे मेरा क्या निकल जाएगा, Y1 का वैल्यू निकल जाएगा
y1 का जो वैल्यू है कितना आ जाएगा 88 डिवाइडेड बाय 184। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आएगा दोस्तों, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का कितना आएगा देखो, 88 डिवाइडेड बाय 184 कितना आएगा, ये आएगा 0.78 है ना, 0.478। ठीक है, तो इतना, ये कौन सा ऑप्शन में है, ये हम लोग का डी ऑप्शन है। तो 24 का, ये जो 2005 में आया था ये प्रश्न, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही करते हैं। आई होप आप सभी लोग को ये वीडियो जो है ना पसंद आया हो, है ना, वीडियो समझ आया हो और आप लोग को कुछ हेल्पफुल लगा हो, मैं ऐसा आशा करता हूँ। तो आप लोग क्या करना, इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नीट के जितने भी कंटेंट है वो इस चैनल पे मिलेगा। और आपको कौन से टॉपिक पे, इसके बाद कौन से चैप्टर में वो वीडियोस चाहिए, वीडियो लेक्चर चाहिए, आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो को यहीं तक हम लोग समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे, उसको पढ़ेंगे और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।